हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सिविल मार्गदर्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर हमारे राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है कि वाइल्ड लाइफ टाइगर टाइगर कंजर्वेशन इन्वायरमेंट का क्वेश्चन बनता है। इन्वायरमेंट के अंदर आज क्या भास्कर के अंदर मेन पेज के ऊपर ही आएंगे। इसके अंदर दे रखा है कि जयपुर के अंदर 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो पहले से है। इसके अलावा इन्होंने लेपर्ड सेंचुरी भी चालू हुई है। तो कौन कौन सी लेपर्ड सेंचुरी है, लेपर्ड सफारी कौन कौन सी है जयपुर के अंदर? जयपुर के अंदर लेपर्ड सफारी है, एक तो नारगढ़, नारगढ़ लेपर्ड सफारी है। दूसरी लेपर्ड सफारी है जालाना। तीसरी है पापड़। चौथी है आमागढ़। तो ये 4 जो लेपर्ड सफारी है हमारे के जयपुर के अंदर स्थित है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी जयपुर के अंदर नहीं है, कौन सी जयपुर के अंदर है। तो इसके अंदर पापड़ का मतलब बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी है जो विद्याधर नगर के अंदर है। ठीक है, तो आपको चारों के चारों का नाम पता होना चाहिए कौन कौन सी है। एक तो आपको क्या पता होना चाहिए, नारगढ़, नारगढ़ सबको पता होता है। झालाना सबको पता होता है। बीड़ पापड़ किसी को ही नहीं पता होता है। इसके अलावा आमागढ़ सबको पता होता है। ये 4 लेपर्ड सफारी हमारे क्या है, जयपुर के अंदर स्थित है। इसके अलावा हमारे लॉयन सफारी भी है जो कि कहाँ पे, नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर। उसके अलावा हमारे यहाँ टाइगर सफारी भी है, वो भी नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर है। उसके अलावा हमारे यहाँ सेंटर फॉर एक्सीलेंस भी है इसके अंदर, किसके लिए, चीतल वितल के लिए। तो ये सारी चीजें मिलकर आपको एक अच्छा क्वेश्चन बनाती है जयपुर के अंदर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो हमने देखा है कि इसके अंदर जयपुर के अंदर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ, लॉयन लेपर्ड सफारी कौन कौन सी है जयपुर के अंदर? जयपुर के अंदर बीड़ पापड़ है, आमागढ़ है, ठीक है, आमागढ़ है, बीड़ पापड़ है, झालाना है और नारगढ़ है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, एक हाथी गांव भी है जयपुर के अंदर, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये 4-5 चीजें मिलकर आपको कोई भी कथन के अंदर आ सकता है। ठीक है, अगला जो ये है न्यूज है, ये हमारे क्या है, सुजस से है। सुजस के अंदर आजकल क्या है, लास्ट 2 साल के जो कि सरकार की उपलब्धियां हैं उसके ऊपर डेली कोई ना कोई 3-4-5-6 जितनी भी स्कीम है उनकी डिटेलिंग आती है। तो एक स्कीम के अंदर डिटेलिंग आई, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर। ठीक है, तो कुल मिलाई स्कीम का नाम है माँ वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर एक प्रकार का कूपन होता है जो आपको मिलता है। अब माँ वाउचर स्कीम के अंदर क्या होता है? माँ वाउचर स्कीम क्या है, जिन भी एरिया के अंदर हॉस्पिटल है, जैसे सीएचसी है, पीएचसी है, वहां पे सोनोग्राफी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। कोई प्रेग्नेंट वुमन यदि सोनोग्राफी कराना चाहती है तो वहां पे डॉक्टर क्या आपको लिख के देंगे और एक वाउचर दे देंगे। उस वाउचर को लेके आप क्या प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर में जाइए, अपनी सोनोग्राफी करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर उस सोनोग्राफी सेंटर वाले को उस वाउचर के बदले में सरकार क्या पेमेंट करेगी। तो ये वाली स्कीम है। ठीक है, तो सरकार के अगर ये मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना के अंदर गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व दे रहे हैं हम, क्या कि मतलब कुल मिलाकर प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी अच्छे से करवा रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर माँ वाउचर स्कीम की महिलाओं को बेहतर एवं सुरक्षित मातृत्व सुविधाएं देने योजना के गर्भावस्था के अंदर दौरान महिलाओं को मुफ्त सोनोग्राफी सहित आवश्यक जांच, मतलब जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है जिसको प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने के अंदर आपको सोनोग्राफी करवानी है तो सोनोग्राफी, प्लस इसके अलावा जो जांचें होती हैं, जो कि ब्लड की जांच होती है, हीमोग्लोबिन की जांच होती है, जो भी सिंपल जांचें होती है वो सब इसके अंदर, उसका एक वाउचर मिलेगा। वाउचर ले जाके आप सबमिट करा दो प्राइवेट जो सोनोग्राफी सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर है उसके ऊपर, फिर वहां से आपको क्या फ्री में क्या आपकी जांच हो जाएगी। ठीक है, ये वाली स्कीम है। तो माँ वाउचर के अंदर इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जो कि बड़े बड़े शहरों के अंदर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए क्या एक फायदा हो जाएगा कि उनको वहीं के वहीं पे प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर अपनी सोनोग्राफी मिल जाएगी, जिससे कोई भी अबनॉर्मेलिटी हो, बच्चे की ग्रोथ देखनी हो, सब कुछ आप देख सकते हैं, पहले ही आपको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कुछ भी इंटरवेंशन करना हो, मेडिकल इंटरवेंशन, तो वो कर सकते हैं। अब ये स्पोर्ट्स के अंदर क्या है, मुश्ताक अली टूर्नामेंट है। मुश्ताक अली टूर्नामेंट क्या है, इस बार किसने जीता है? मुश्ताक अली टूर्नामेंट क्या है, क्रिकेट का T20 एक कप होता है, इसका नाम है मुश्ताक अली। तो आपको यही पूछ सकता है मुश्ताक अली टूर्नामेंट का रिलेशन किस चीज से रिलेटेड है? तो झारखंड मुश्ताक अली ट्रॉफी है जो T20 है, ये कुल मिलाए क्रिकेट से रिलेटेड है। क्रिकेट के अंदर T20 फॉर्मेट से रिलेटेड है। इस बार किसने जीता है? इस बार जीता है झारखंड ने, और ये पहली बार जीता है। तो हमारे लिए 3-4 क्वेश्चन इसके अंदर यही बन सकते हैं, भाई मुश्ताक अली टूर्नामेंट किस चीज से रिलेटेड है? ये हमारे क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रिकेट के अंदर T20 से रिलेटेड है। इस बार किसने जीता है? झारखंड ने जीता है। ठीक है, और झारखंड ने पहली बार जीता है। अगला है हमारे रिसाइकलिंग रीयूज से रिलेटेड है।
अब क्या आजकल के शहरों के अंदर बहुत ज्यादा कचरा प्रोड्यूस होने लग गया, कचरा प्रोड्यूस होने लग गया, तो कचरा एक इसके अंदर क्या, कचरे को डिस्पोज करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप क्या खुली साइड के ऊपर ले जाके कचरा डाल दो, उससे क्या थोड़े दिनों बाद में वहां पे गंदगी होने लग जाती है, इन्वायरमेंटल डिग्रेड होने लग जाता है, सारी दिक्कतें होने लग जाती है, पॉल्यूशन हो जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज होने लग जाती है। तो आजकल सरकार क्या कर रही है, जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इन सबसे एनर्जी में कन्वर्ट करने की तैयारी कर रही है सरकार। सरकार क्या कहती है, जहां भी जो भी अर्बन लोकल बॉडी है, शहरी निकाय हैं, वो सभी एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उस कचरे को एनर्जी में कन्वर्ट करें। बायोगैस बना सकते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बना सकते हैं आप, एनर्जी प्रोड्यूस करें। तो इस पहल को आगे बढ़ाते हुए क्या किया गया है कि प्रदेश का पहला बायो वेस्ट डीकम्पोस्ट प्लांट कहाँ लगेगा, मुआना मंडी के अंदर। अब मंडी के अंदर डीकम बायो वेस्ट का और डीकम्पोस्ट प्लांट का क्या लेना देना है। मंडी होती है, जो सब्जी मंडी होती है, मुआना मंडी सबसे बड़ी सब्जी मंडी है जयपुर की। तो वहां पे जयपुर जो सड़े गड़े जितने फल फ्रूट जो भी होते हैं, उनके कारण इतना वेस्ट प्रोड्यूस हो जाता है, डेली की डेली 50 टन ग्रीन वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो 50 टन ग्रीन वेस्ट को डेली की डेली कहाँ पे ले जाएं, इसका क्या करें, रिसाइकिल कैसे करें। तो सरकार ने कहा इस सारे जो 50 टन ग्रीन वेस्ट जो होगा उसको क्या हम बायो कंपोस्ट बनाएंगे उसका, और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका प्लांट कहाँ लगेगा, मुहाना मंडी के अंदर। क्या है, बायो वेस्ट डीकम्पोस्ट प्लांट है, ये प्रदेश का पहला है। तो राजस्थान का पहला बायो वेस्ट डीकम्पोस्ट प्लांट कहाँ लगेगा, मुहाना मंडी के अंदर लगेगा। 62 रुपए प्रति किलो तक मिलेगी सीपीजी, कंप्रेस्ड गैस मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। यह सीएनजी वाहनों में, तो इसके अंदर ये गैस मिलेगी, गैस के बाद में एनर्जी का सोर्स है, उसको कैसे भी यूज ले सकते हैं, उसके गाड़ी के अंदर यूज कर सकते हैं, उसके अंदर घर के अंदर चूल्हा जला सकते हैं, कोई भी चीज के अंदर। तो एक ये अच्छी पहल है किसकी तरफ है, हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, ठीक है। तो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या आ सकता है, प्रदेश का पहला बायो वेस्ट डीकम्पोस्ट प्लांट। आपको ये याद रखना, डीकम्पोस्ट प्लांट है, कंपोस्ट और डीकम्पोस्ट प्लांट कहाँ पे लगेगा, मोहना मंडी जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन चीज रहा, आइए अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के 3 देशों में टूर पे गए हुए हैं। कौन कौन से देशों में टूर पे गए हुए, तो जॉर्डन, जॉर्डन के बाद में इथोपिया, इथोपिया के बाद में अब ओमान में है, ठीक है। तो हमने देखा कि उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था किसका, जॉर्डन और इथोपिया का पहले मिला ही हुआ है। अब ओमान का, तो ओमान 29वां देश बन गया है, 29वां देश बन गया है, जहां की सुल्तान मोदी ने ओमान का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड दिया है। सर्वोच्च नागरिक अवार्ड क्या होता है, जैसे हमारे देश का भारत रत्न होता है, ऐसे हर देश के अंदर वहां के सिटीजन्स को ये अच्छा सिटीजन बनाने के लिए, प्रेरित करने के लिए एक अवार्ड दिया जाता है। जैसे हमारे भारत रत्न है सबसे बड़ा, उसके अलावा पद्म श्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, तो ये सब अवार्ड्स हैं। इसलिए वहां का जो अवार्ड है, जो कहाँ का, ओमान का सर्वोच्च जो अवार्ड मिल गया, किसको मिला है, मोदी जी को। तो ये कौन सा देश है, 29वां। इससे पहले 28 देश मोदी जी को क्या दे चुके हैं, सर्वोच्च नागरिक अवार्ड, ठीक है। सुल्तान हेम्द बिन तारिक ने ओमान के सर्वोच्च नागरिक ऑर्डर ऑफ द ओमान प्रदान किया। जिस भी अवार्ड के अंदर नाम आ जाता है, ऑर्डर ऑफ ओमान आ गया, तो ये हमें सीधे पता चल जाएगा कि हाँ, ओमान वालों ने दिया है। तो ये क्वेश्चन पूछने के चांस कम है, लेकिन 29वां है ये इंपॉर्टेंट है भाई। कितने अवार्ड मिल चुके हैं, कितने सारे नागरिक सम्मान मिल चुके हैं मोदी जी को, लास्ट वाला कौन सी कंट्री से मिला है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अगली स्कीम जो ये सुजस के अंदर दे रखी थी, सुजस के अंदर है लाडो प्रोत्साहन योजना। तो लाडो प्रोत्साहन योजना किस चीज से रिलेटेड है, लाडो प्रोत्साहन इसके नाम से आपको पता चलेगा, लाडो मतलब बच्ची, गर्ल चाइल्ड के जन्म से रिलेटेड है। प्रोत्साहन मतलब सरकार बढ़ावा देगी, बढ़ावा देगी बच्चों के, जो गर्ल चाइल्ड के, उनके पैदा होने से लेकर उनकी एजुकेशन और मैरिज तक का हम सपोर्ट करेंगे। प्रोत्साहन मतलब सरकार इंसेंटिवाइज करेगी। ये इंसेंटिवाइज करने की जरूरत क्या है, सबसे ज्यादा जरूरत है हमारी जो सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है। पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर बहुत सारी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग स्टेज में हमें देखने को मिलते हैं। तो वुमेन को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से दूर रखना और उनको एम्पावरमेंट करने के लिए सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना चलाई है। अब लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर सरकार का कहना है कि हम कोई भी बच्ची के जन्म जब होगा और वहां से उसकी एजुकेशन जब तक कंप्लीट होगी, तब तक हम उसको पूरी लाइफ साइकिल के अंदर 1.5 लाख रुपए उसके नाम पे हम डिपॉजिट करेंगे डीबीटी के थ्रू। तो ये तो बालिकाओं इस प्रोत्साहन के प्रभावी रूप से योजना के अंदर दी जाने वाली सहायता है। तो सरकार ने कहा 1.5 लाख रुपए देंगे हम। 1.5 लाख रुपए किस चीज के लिए देंगे, कोई भी गर्ल चाइल्ड के लिए, कोई भी बच्ची जब जन्म लेगी तो उसको 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, उसके अलग अलग स्टेज पे दिए जाएंगे। जैसे वैक्सीनेशन पे कुछ रुपए दिए जाएंगे, पहली क्लास में एडमिशन पे कुछ दिए जाएंगे, 8th क्लास पे कुछ दिए जाएंगे, ग्रेजुएशन पे कुछ दिए जाएंगे, ठीक है।
तो इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले स्कीम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज की सकारात्मक सोच विकसित करना। सबसे पहले कि जैसे कि लोग देखते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हर जगह देखने को मिलता है। बहुत सारी जगह ऐसे आते हैं जहाँ पे बच्ची के जन्म के साथ ही लोगों के नेगेटिव सोच पैदा हो जाती है। तो उनकी सोच बदलने के लिए क्या योजना को बालिका के जन्म के प्रति समाज की सकारात्मक सोच विकसित करने, मतलब बच्चियों के जन्म के ऊपर कुछ लोग दुखी होते हैं तो उन लोगों की सोच बदलने के लिए, सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए एक इसका उद्देश्य है। दूसरा, उनकी शिक्षा। अब बच्ची पैदा हुई, जो गर्ल चाइल्ड पैदा होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको अच्छी एजुकेशन मिले, तो सरकार कहती है उसको अच्छी एजुकेशन मिले, ये हमारा उद्देश्य है। तीसरा है कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, मतलब टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन मिले, उसकी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो। तो स्वास्थ्य में लिंग भेद को समाप्त करने, तो मतलब एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के एक्सेस के अंदर उसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो सामना करना पड़ता है वो सारा नहीं करना पड़े, इसके लिए सरकार ने स्कीम चलाई। अगला उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के समग्र विकास। कैसा विकास? होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहती है सरकार किस चीज का? जो गर्ल चाइल्ड का, उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसके साथ ही संस्थागत प्रचार। अब अगला क्या है? सरकार क्या चाहती है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी क्या होती है? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है आप हॉस्पिटल के अंदर जाके डिलीवरी करवाएं, ना कि अनट्रेंड नर्सेज या फिर अनट्रेंड जो भी दाई वाई उनसे करवाएं। इससे क्या होगा? मान लो कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटी होती है जिससे बच्चे और माँ की जान को बचाया जा सके। इसलिए सरकार इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रोत्साहित कर रही है। मात्रा में बालिका मृत्यु दर की कमी लाना, ठीक है। छठा इसका एम क्या है? छठा एम क्या है? छठा एम इसके अंदर है जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मैटरनल मोर्टेलिटी और चाइल्ड मोर्टेलिटी दोनों को कम करना। मैटरनल मोर्टेलिटी मातृ मृत्यु दर और बालिका मृत्यु दर को कम करना। सातवां इसका एम क्या है? शिशु लिंगानुपात, मतलब चाइल्ड सेक्स रेशो को बढ़ाना। चाइल्ड सेक्स रेशो जो हमारे राजस्थान के अंदर कम है उसको और ज्यादा आगे बढ़ाना, क्योंकि सुधार करना। बालिकाओं को विद्यालयों में नियमित उपस्थिति। आठवां क्या है? स्कूल में अटेंडेंस बच्चियों की एवं ठहराव सुनिश्चित करने के प्रमुख लक्ष्य हैं। अब मैंने आपको 8 के 8 लक्ष्य इसलिए बताए क्योंकि कोई भी कथन के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर इसका उद्देश्य क्या है, तो ये आठों के आठों आपके दिमाग में होना चाहिए। प्लस इसके अंदर ये पता होना चाहिए आपको क्या अलग अलग स्टेज पे कितने रुपए मिलेंगे? 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। किसको मिलेंगे? बच्चियों को डीबीटी के थ्रू मिलेंगे, उनके खाते के अंदर मिलेंगे, हर स्टेज पे अलग अलग रुपए मिलेंगे, ठीक है। अगला है लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी होती कौन है? लखपति दीदी से इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिसके थ्रू जो वुमेन आज जिनकी इनकम है, जो जिनकी आय है बहुत कम है, उनकी आय को 1 लाख रुपए सालाना तक लेके जाना। जो गरीब महिलाएं, जो कि आगे बढ़ना चाहती है, उनकी इनकम को 0 रुपए से 1 लाख रुपए तक लेके जाना और उनको घोषित करना लखपति दीदी। 1 लाख रुपए सालाना जिनकी योजना इनकम होगी उनको हम लखपति बोलेंगे। अब ये इनकम बढ़ेगी कैसे? ऐसे कैसे बढ़ेगी? तो सरकार इसके अंदर क्या करेगी? सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करेगी अलग अलग पंचायत स्तर पे। पंचायत स्तर के ऊपर जो भी महिलाएं कुछ काम करना चाहती हैं, जैसे कोई अचार बनाना चाहती है, कोई कपड़े का काम करना चाहती है, कोई हैंडीक्राफ्ट का काम चाहती है, वो सभी मिलके 5-10 औरतें एक समूह बनाएंगे जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले क्या करेंगे? अब ग्रुप बनने के बाद में फायदा क्या है? उनके पास तो पैसा भी नहीं है, उनके को टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है कहाँ बेचना है, उनको ये बस ये बताया कि चीजें करनी कैसे है। तो सरकार इन हर चीज की उनको ट्रेनिंग देगी। जैसे कि जिसको हैंडीक्राफ्ट का काम करना है तो हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग इस चीज की नहीं कि आपको बनाना क्या है, ट्रेनिंग इस चीज की आपको प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे बेचना है, उनकी फर्म को रजिस्टर्ड कराना, उनकी फर्म को जीएसटी नंबर दिलाना, उनकी फर्म को लोन दिलाना, बैंक के थ्रू क्रेडिट दिलाना। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसके अंदर होती है बैंक के थ्रू लोन दिलाना। लोन दिलाने के बाद उनकी इनकम को कंटिन्यूअस जनरेट करना। तो ये सारा होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने क्या लखपति दीदी योजना चलाई। अब लखपति दीदी योजना के अंदर क्या है? इस साल का हमारा उद्देश्य क्या है? इस पहल का लक्ष्य लगभग 20 लाख ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। क्या इस साल का जो लखपति दीदी योजना है इसका उद्देश्य क्या है? 20 लाख जो रूरल एरिया के अंदर वुमेन है उनको क्या है सशक्त बनाना, किस चीज में? इकोनॉमिक रूप से एम्पावर्ड करना। इसके तहत महिलाओं को 1.5% की कम ब्याज दर पे, मतलब उनको क्या है कम ब्याज दर के ऊपर क्या है लोन मिलेगा। लोन मिलेगा तो वो अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे व्यापार के अंदर। छोटा मोटा अचार का भी कोई धंधा खोले तो लाख रुपए 1.5 लाख रुपए दिया मिलते हैं सब्सिडाइज रेट के ऊपर, तो उससे क्या उनका व्यापार आमदनी बढ़ेगी।
क्या 1 लाख रुपए तक का ऋण देगी सरकार, के 1 लाख रुपए तक का ऋण देगी, साथ ही कौशल विकास, क्या स्किल डेवलपमेंट हर तरीके से विकास, डेवलपमेंट, उद्यमिता मार्गदर्शन, मतलब इंटरप्रनोरशिप, मतलब आप लोगों को प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ये सबको उद्यमिता बोलते हैं। और बाजार से जुड़ाव की सुविधा प्रदान को की जा रही है, बाजार से जुड़ा मतलब आपको मार्केट के एक्सेस दिया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट का। तो इस तरीके से वुमेन की इनकम बढ़ेगी और वो 1 लाख रुपए कमाने लग जाएगी सालाना, तो उनको लखपति दीदी कहा जाएगा। तो ये है लखपति दीदी की योजना, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इससे महिलाओं को कृषि आधारित गतिविधियां, पशुपालन, डेयरी, खाद्य लोगों के जरिए 1 लाख से अधिक की वार्षिक आय अर्जित करने में सक्षम हो जाएंगे। तो 1 लाख से अधिक की वार्षिक आय इनके अंदर हो जाएगी, तो इसलिए उनको लखपति दीदी कहा जाएगा। अब मैंने आपको परसों भी बताया था, उससे 2 दिन पहले भी बताया था। इसके अंदर क्या, आजकल लोकसभा का सेशन चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है। लोकसभा के विंटर सेशन के इसके अंदर मेजर जो बिल हैं, जो पास हुआ है, वो राम जी राम बिल है। जी राम जी राम बिल किस चीज से रिलेटेड है? जी राम महात्मा गांधी जो नेशनल नरेगा स्कीम थी, उसका नाम चेंज हुआ है, प्लस उसके फीचर्स भी चेंज हुए हैं। तो पहले महात्मा गांधी नरेगा स्कीम के अंदर क्या थी, 100 दिन का रोजगार था। आप राइट बेस्ड अप्रोच थी, मतलब आप जाओ और मास्टर रोल में अपना नाम लिखाओ, उसके अंदर आपको रोजगार मिलेगा। अब क्या है, इसके अंदर 100 दिन का जो रोजगार था, उसको सरकार ने 125 दिन का रोजगार कर दिया है। पहला चेंज तो इसके अंदर ये हुआ है। दूसरा चेंज इसके अंदर क्या हुआ है, पहला दूसरा चेंज इसके अंदर का, पहले सारा का सारा पैसा जो भी आदमी का वेजेस बनते थे, टोटल इंडिया के अंदर सबके सब पैसे कौन देती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। अब कौन देगा सारा का सारा पैसा? अब सारा का सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 60% और 40% देगा स्टेट गवर्नमेंट, नॉर्मल स्टेज में। यदि कोई हिली स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो वहां पे 90-10 का रेशो होगा। और जैसे यूनियन टेरिटरी है, उसके अंदर 100% कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो दूसरा इसके अंदर प्रोविजन ये है। तीसरा प्रोविजन क्या है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर, स्टेट्स का अपना अलोकेशन अलग से करना पड़ेगा। अब इसके अंदर मेन चीज क्या है, हर स्टेट का अलग से अलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। मेरे इसको 60% में से इतना देना है, इसको 60% देना है। इसके अंदर टोटल बजट का इनको कितना देना है, इनको कितना देना है, इनको ये पावर किसके पास चलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। पहले क्या, सारी की सारी क्या पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, तो सरकार को बर्डन ज्यादा था, सेंटर को, स्टेट गवर्नमेंट को अपना बजट बच रहा था। लेकिन अब क्या, स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा देना पड़ेगा। तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न भी है, ठीक है। तो ये है हमारी मेजर स्कीम जो कि चेंज है। जैसे तो इसका नाम, आपको नाम ही याद इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत, मतलब विकसित, वी बी मतलब विकसित भारत, गारंटी, गारंटी मतलब जी, जी राम जी, ठीक है, विकसित भारत, ठीक है। गारंटी, जी फॉर गारंटी एंड रोजगार एंड आजीविका, रोजगार आजीविका मिशन, मिशन ग्रामीण, ठीक है। विकसित भारत की गारंटी ले रहे हैं किस चीज के? रोजगार और आजीविका। किस कहाँ क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में। कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, ठीक है। तो आपको ये मेजर चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये एक वुमेन का नाम है, वुमेन का नाम क्या है? उर्सुला वॉन्डरलाइन, उर्सुला, उर्सुला, सुल्ला, वंडर और लायन। याद करने का तरीका है कि वंडर भी आपको याद रहता है, लायन भी आपको याद रहता है, उर्सिला याद रहे न रहे। तो ये वुमेन चर्चाओं के अंदर क्यों है? वुमेन चर्चाओं में इसलिए, वुमेन आजकल न्यूज में इसलिए कि ये हमारे गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी की चीफ गेस्ट है। ये एक, ये यूरोपियन यूनियन की हेड है। इसके साथ-साथ इनका क्या है, करियर जो प्रोग्रेशन है वो भी बहुत स्ट्रगलिंग रहा है, इसलिए आजकल न्यूज़ के अंदर। तो हमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी की चीफ गेस्ट कौन हो गए? तो ईयू के प्रेसिडेंट और ईयू के सब वाइस प्रेसिडेंट इस बार के क्या है, हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट हैं। तो आपको नाम याद होना चाहिए, वंडरलॉइन याद कर लो आप तो, ठीक है। अब आजकल दैनिक भास्कर ने एक नई पहल शुरू की है। इसके अंदर क्या है, वो हर मतलब जो भी शहर है उससे रिलेटेड जो भी हिस्टोरिकल चीजें हैं उनके बारे में बताता है। तो इसके अंदर फैक्ट जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो सवाई जयसिंह से रिलेटेड इन्होंने बताया कि उन्होंने दुनिया के अंदर वास्तु खगोल सिखाया है। तो जंतर मंतर की जो स्थापना की थी, जंतर मंतर की स्थापना किसने की थी? जयसिंह ने। जय फॉर जयसिंह, जय फॉर जंतर मंतर। जंतर मंतर क्या है? खगोल विद्या से रिलेटेड है, अंतरिक्ष के अंदर एस्ट्रोनॉमिकल जो भी हैपनिंग होती है उन चीजों को जान। इसके अलावा उन्होंने 7 ऑब्जर्वेटरी और हिंदुस्तान के अंदर स्टेब्लिश की थी, उनको आपको पता होना चाहिए। जयपुर है एक, दिल्ली है एक, उज्जैन है एक, बनारस,
ठीक है। तो जयपुर है, उज्जैन है, दिल्ली है, बनारस है, बनारस मतलब वाराणसी, एक मथुरा हो गया और एक जयपुर आपको पता है। तो ये पांचों की पांचों आपको ऑब्जर्वेटरी का नाम आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद में सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह का क्या योगदान है? मेजर मेजर योगदान है, इन्होंने हवा महल, अलग हवा महल बनवाया था। इन्होंने क्या रानियों के लेके एक अलग से हवा महल बनवाया था। तो प्रताप सिंह ने क्या इंपॉर्टेंट काम किया है? प्रताप सिंह जी ने काम किया है हवा महल का निर्माण करवाया। विद्याधर जी कौन है? जयपुर के आर्किटेक्ट है। हमारे जयपुर का जैसा कि आर्किटेक्चर है उसके पीछे इन्होंने क्या, जयपुर के आर्किटेक्ट कौन है? विद्याधर जी, ठीक है। मिर्जा इस्माइल कौन है? मोहम्मद मिर्जा इस्माइल, जो एमआई रोड का नाम है, मोहम्मद मिर्जा इस्माइल, ये हमारे दीवान थे जयपुर के अंदर। और जो जयपुर परकोटे से बाहर फैला था वो इनकी वजह से फैला था, जो प्लानिंग इन्होंने की थी उसके कारण। ठीक है, आगे सवाई माधो सिंह। माधो सिंह क्यों इंपॉर्टेंट है? जब छप्पनिया का अकाल पड़ा था तो माधो सिंह ने रामगढ़ बांध का निर्माण करवाया था। तो रामगढ़ बांध वही है जिसके अंदर इस साल क्या आर्टिफिशियल रेन कराई थी सरकार ने। रामगढ़ बांध का निर्माण किसने कराया? माधो सिंह ने। प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया। सवाई जय सिंह ने क्या है? जंतर मंतर का निर्माण करवाया। आपको पता चाहिए। मोहम्मद फयाज अली के नाम, मोहम्मद फयाज अली ने जो जयपुर सिटी का उसका स्ट्रीट प्लान बनाया था, उन्होंने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया था, सारा का सारा इस चीज का काम किया। जवाहर खान एक लेडी थी जिन्होंने मेटर्निटी हॉस्पिटल के लिए अपनी क्या की, अपनी हवेली दान दी थी, जो कि आगे जाके जनाना हॉस्पिटल का मेजर हिस्सा बना है। ठीक है। इसके अलावा लालचंद जी कौन है? लालचंद जी है हमारे हवा महल के आर्किटेक्ट। हवा महल बनवाया किसने था? प्रताप सिंह जी ने। हवा महल के आर्किटेक्ट कौन थे? लालचंद जी। ठीक है। इसके अलावा विद्याधर जी कौन है? जयपुर के आर्किटेक्ट हैं। ठीक है। बिजोलिया बंजीलाल ठोलिया, जयपुर को पन्ना दिया। इन्होंने क्या जयपुर के अंदर क्या मेजर इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री? जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री स्थापना करना, और मेजर जयपुर को एक ब्रांड बनाने के अंदर इनका हाथ है। बंजीलाल ठोलिया, ठीक है। इसके आगे शिवशंकर मुकिम राजा ने अपनी पकड़ी थी। ये हमारे जयपुर के फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है। स्वीटन जैकब, विरासत सही जी। इन्होंने क्या है, ये हमारा जो रामनिवास बाग के अंदर है अल्बर्ट हॉल, उसको उन्होंने बनाने में सहायता की थी। कौन है ये जी? आपको फॉरेन का नाम याद रहना चाहिए, जैकब। जैकब ने क्या किया? अल्बर्ट हॉल बनाया। ठीक है। जेब में पैसे निकाल के अल्बर्ट हॉल बनाया। जो इसके अंदर अल्बर्ट हॉल क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडो सार्सनिक आर्किटेक्चर है, प्लस ये हमारे क्या म्यूजियम है इस चीज का, हमारे हिस्टोरिकल जितनी भी चीजें यहाँ पे सेफ है। ठीक है। थॉमस हॉलबिन हैंडले, जयपुर की जेम्स ज्वेलरी के ब्रांड वैल्यू बनाया। हॉलबिन हैंडले ने हमें ब्रांडिंग दी, इन्होंने कारोबार शुरू किया था। और रामविलास रेलवे स्टेशन, राम सिंह ने गुलाबी रंग, राम सिंह जी ने क्या किया था? गुलाबी रंग दिया था। पहले अलग अलग कलर था, कोई येलो कलर था, कोई व्हाइट कलर था। पूरे जयपुर को एक रंग के अंदर जो इन्होंने कलर किया वो किसने किया? राम सिंह जी ने। ठीक है। गायत्री देवी जी इनके मेयो इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की थी। तो ये जयपुर के अंदर मेजर मेजर जो काम है आपको याद हो, एक बार रिविजन कर लीजिए। स्वाई जय सिंह जी ने क्या किया? जंतर मंतर की स्थापना की। स्वाई प्रताप सिंह जी ने क्या किया? हवा महल की स्थापना की। विद्याधर जी जयपुर के आर्किटेक्ट थे। मिर्जा इस्माइल जिन्होंने एमआई रोड के बाहर जयपुर को फैलाया। ठीक है। स्वाई माधो सिंह कौन थे? माधो सिंह ने छप्पनिया के अकाल के टाइम पे इन्होंने रामगढ़ बांध बनाया। ठीक है। फयाज खान कौन थी? फयाज खान थी, वो थी जिन्होंने क्या अपनी हवेली कुर्बान की थी, किसके लिए? मेटर्निटी हॉस्पिटल के लिए, जो आगे जाके जनाना हॉस्पिटल का मेजर हिस्सा बनेंगे। ठीक है। नहीं, गोवार जान थी वो। ठीक है। आगे लालचंद जी वो थे जिन्होंने हवा महल का आर्किटेक्चर दिया। ठीक है। ये स्वीटिंग जैकब, जैकब मतलब जेब, जिन्होंने जेब से अपने पैसे देके क्या बनवाया था? अल्बर्ट हॉल। ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। राम सिंह जी थे वो जिन्होंने क्या गुलाबी रंग दिया था, किसको? हमारे जयपुर के शहर को। तो ये हिस्ट्री के लिए आपके लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने देखा कि आज के न्यूज़पेपर के अंदर जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन लाइनर और जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, कथन असर, अलग अलग कथन के स्टेटमेंट के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमने देख ली। अब हम कल मिलते हैं कल के न्यूज़पेपर के साथ। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।